फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रयास मंत्रा। और मैं अपने चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक दूसरी वीडियो लेकर के आए हैं। आज का जो विषय है वो है डायरी का एक पन्ना, जिसके लेखक हैं सीताराम सेकसरिया। उम्मीद करूंगा कि हम आज इस अध्याय को बड़ी बारीकी से विश्लेषण करेंगे। साथ ही साथ उसमें जो मल्टीपल चॉइस या वस्तुनिष्ठ या एक पदीय जो प्रश्न उत्तर बनेंगे वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपनी वीडियो। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये जो पिक्चर है ये सीताराम सेकसरिया की है। इन्होंने 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए जो डायरी एंट्री की थी उसी का ही आपका इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न यहीं से बन सकता है कि डायरी का एक पन्ना, इस पाठ की विधा क्या है। तो इसकी विधा है डायरी लेखन या डायरी एंट्री। आमतौर पर हम लोग अपने घरों में बुजुर्गों को देखते हैं कि वो अपना टाइम पास करने के लिए जो है वो डायरी लेखन करते हैं। घर में आवागमन, कौन आया कौन गया, किससे क्या बात हुई, तो उस सब का लेखा जोखा अपनी डायरी में करते हैं। सेम ऐसा ही एक लेखा जोखा और सीताराम सेकसरिया जी ने किया है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, डायरी का एक पन्ना पाठ में किस विशेष दिन को अमर बनाने के लिए कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए जो है एक ये डायरी का एक पन्ना जो डायरी एंट्री है वो लिखी गई। क्योंकि 26 जनवरी 1931 का जो दिन था वो बंगाल प्रांत के लोगों के लिए एक विशेष दिन था, क्योंकि इस दिन छोटे से लेकर बड़े तक और नवयुवक से लेकर के प्रौढ़ तक सभी में एक जुनून था, क्योंकि वो चाह रहे थे कि वो अंग्रेज़ों का भरसक जी भर करके वो विरोध कर सकें और अपने देश को स्वतंत्र करा सकें। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान में पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा 26 जनवरी 1930 को, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ध्वजारोहण करके आज़ादी की पहली शपथ जो है लोगों को दिलवाई थी। तो ऐसी मान्यता है कि हमारा जो पहला स्वतंत्रता दिवस है वो 26 जनवरी 1930 को ही मनाया गया था। प्रश्न संख्या है 3, अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन छेड़ा था। तो अंग्रेज़ों से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी जी ने एक सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। सत्याग्रह का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। अगला जो प्रश्न है वह गांधी जी के आंदोलन का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। तो गांधी जी के आंदोलन का जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जनता के मन में आज़ादी की जो चेतना थी, जिसको हमने अलख कहा है, वो जग गई थी। अब लोगों को लग गया था कि हमें आज़ादी प्राप्त करनी है, चाहे वो उसके लिए हमें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के प्रचार में लगभग कितने रुपए खर्च किए गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण और एक सामान्य सा प्रश्न है। तो बंगाल प्रांत में कि वहाँ के जो लोगों ने अपने इस आज़ादी के दिवस को मनाने के लिए लगभग 2000 रुपये जो है वो खर्च किए गए, जिससे कि चौराहे के जो मकान थे और जो बड़े बड़े अट्टालिकाएँ थीं उनको रंग रोगन से किया गया था। तो लगभग 2000 रुपये खर्च किए गए। अगला प्रश्न है, कौन से बाजार में प्राय मकानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहर रहा था। तो बड़े बाजार में जो मकान बने थे उन मकानों पर जो नेशनल फ्लैग था जो वो वहाँ पर फहर रहा था।
अगला प्रश्न है, कलकत्ता के हर रास्ते में लोगों की क्या अभिव्यक्ति थी? तो जो कलकत्ता से जितने भी रास्ते थे, चाहे मुख्य सड़क हो या उनके साथ में जो बाहर की और सड़क जो मुख्य सड़क को जोड़ती हैं, उनके में उत्साह और नवीनता का संचार था। यानी लोगों की चहल पहल बहुत बढ़ गई थी और आज लग रहा था कि एक नए जुनून के साथ जो लोग हैं वो उतर रहे हैं। तो उसमें उत्साह की और नवीनता का संचार हुआ, ऐसा लग रहा था, क्योंकि लोग जो हैं वो जुनून से भरे हुए थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के प्रत्येक मोड़ पर किसकी तैनाती थी? तो कलकत्ता के जो प्रत्येक मोड़ था, जहाँ पर जो बड़े बड़े चौक, बड़े बड़े चौराहे थे, वहाँ पर गोरखे थे और जो सार्जेंट यानी जो सिपाहियों के जो सबसे पहले क्रम के हैं, उनको वहाँ पर लगाया गया था ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो, क्योंकि लोगों ने चैलेंज करके ये सभा रखी थी। इसलिए सरकार जो थी वो अपनी तरफ से कोई भी कोताही या कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी और अपनी तरफ से वो हर तरीके से रोकना चाहती थी कि ताकि वहाँ कोई सभा आयोजित ना की जा सके। अगला प्रश्न है, पुलिस ने सवेरा होते ही किसे घेर लिया था? तो पुलिस ने अपना वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना प्रभाव दिखाने के लिए बड़े बड़े पार्कों को और बड़े बड़े जो मैदान थे, जो सार्वजनिक स्थल थे, उनको घेर लिया था। अगला प्रश्न है, सभा कहाँ पर होने वाली थी? जो बंगाल प्रांत की जो सभा थी, वो सभा होने वाली थी मॉन्यूमेंट के बिल्कुल ठीक नीचे और समय था 4:24 साय। अगला प्रश्न है, श्रद्धानंद पार्क में किसने झंडा गाड़ा? तो यानी जो श्रद्धानंद पार्क है, वहाँ पर सबसे पहला जो ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा था, वो किसने गाड़ा था? तो बंगाल प्रांत के विद्यार्थी संघ के जो मंत्री थे अविनाश बाबू, उन्होंने सबसे पहले श्रद्धानंद पार्क में पहुँच करके झंडा फहराया था, झंडा गाड़ा था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मॉन्यूमेंट के आसपास के स्थानों को पुलिस ने कब घेरा? तो मॉन्यूमेंट जो पुराना किला था, उसके आसपास के स्थानों को पुलिस ने सुबह 6 बजे से ही घेर लिया था। जैसे ही दिन निकला वैसे ही पुलिस एक्टिव हो गई थी और उन्होंने बड़े बड़े स्थलों को और पार्कों को घेर लिया था। उम्मीद करूंगा कि यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पूरी देखें ताकि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होती चली जाएं। अगला जो प्रश्न है वो है, तारा सुंदरी पार्क में झंडा फहराने कौन गए? तो ये जो जगह है ये बीच से ज़रूर पूछता है, क्योंकि जो तारा सुंदरी पार्क था उसमें झंडा फहराने के लिए जो कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री थे, उनका नाम था हरीशचंद्र बाबू, वो गए थे और उन्होंने तारा सुंदरी पार्क में झंडा फहराया। अगला प्रश्न है, किस संघ की ओर से लड़कियों ने जुलूस निकाल गिरफ्तारी दी थी? यानी प्रश्न ये पूछना चाह रहे हैं कि वो कौन सा संघ था, कौन सी जो दल था जहाँ पर लड़कियाँ बहुत ज़्यादा उसमें इकट्ठी थीं और उन्होंने वहाँ कर आकर के अपनी गिरफ्तारी दी थी। तो उस जो जो संघ था उसका नाम था गुजराती सेविका संघ की जो लड़कियाँ थीं, उन्होंने सबसे पहले आगे आई और उन्होंने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दी। प्रश्न संख्या 15, 11 बजे कहाँ की लड़कियों ने अपने विद्यालय में ध्वजारोहण किया? तो 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय की जो लड़कियां थीं, उन्होंने अपने विद्यालय में ही 11 बजे से ही झंडा फहरा दिया था। उसको हम फ्लैग होस्टिंग या ध्वजारोहण भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है, सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो सुभाष बाबू के जुलूस का जो भार था, यानी दायित्व जो था उसके जुलूस का, वो पूर्णोदास पर था। वही उसको कमांड कर रहे थे, लीड कर रहे थे। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के मैदान में कितने बजे से ही हजारों लोगों की भीड़ होने लगी थी? जो कलकत्ता के सार्वजनिक स्थल थे, जो मैदान थे और बड़े बड़े जो पार्क थे, सुबह 3 बजे से, यानी पुलिस के आने से पहले ही लोग जो थे वहाँ लोगों की हलचल होने लगी थी और काफ़ी लोग वहाँ जाग करके उन कलकत्ता के मैदान में पहुँच गए थे। अगला प्रश्न है, सुभाष बाबू कितने बजे जुलूस लेकर के आए? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में। तो सुभाष बाबू
ठीक 4:10 पर अपना जुलूस लेकर के आगे बढ़े थे, क्योंकि 4:24 पर उन्हें मोनूमेंट के ठीक नीचे ध्वजारोहण करना था। इसलिए उन्होंने अपने दल को पहले ही तैयार किया और वो 4:10 पर वो अपना जुलूस लेकर के आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, सुभाष बाबू के जुलूस को कहाँ रोका गया? तो जो सुभाष बाबू जिस जुलूस को लीड कर रहे थे, उस जुलूस को पुलिस ने चौरंगी, एक स्थान पड़ता है कलकत्ता में, वहाँ पर रोका गया था। अगला प्रश्न है, पुलिस किस कारण जुलूस को न रोक सकी थी? अब देखिए, जब दो चीज़ें वहाँ देखने को मिली। जब पुलिस ज़्यादा थी तो लोग वहाँ से तितर-बितर हो गए, लेकिन जैसे ही भीड़ ज़्यादा हुई, पुलिस वहाँ से अपना रौद्र जो रूप दिखाने से वो पीछे हटने लगी। यानी भीड़ की अधिकता के कारण जो पुलिस थी वो जुलूस को कमांड या नहीं कर सकी, उसको जो कमज़ोर नहीं कर सकी या उनको रोक नहीं सकी। अगला प्रश्न है, सुभाष बाबू से यह किसने कहा था? आप इधर आ जाइए। पर सुभाष बाबू ने कहा था कि आगे बढ़ना है। तो एक ज्योतिर्मय गांगुली नाम के एक व्यक्ति थे जो कि उन्हीं के समुदाय में थे, लेकिन जिस तरीके से वहाँ लाठियाँ चल रही थीं और लोगों के सर फूट रहे थे, तो ज्योतिर्मय गांगुली जी ने भी सुभाष बाबू से कहा कि आप इधर आ जाइए। लेकिन सुभाष बाबू ने भी कह दिया कि किसी भी हद तक जाना है हमें और हमें आगे बढ़ना है, पुलिस का मुकाबला करना है। अगला प्रश्न है, पूरी ताकत के साथ वंदे मातरम का जयघोष कौन कर रहा था? यानी प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि वंदे मातरम का जो जयघोष या जयकारा कौन लगा रहा था? उनका सुभाष बाबू या सुभाष चंद्र बोस, एक ही नाम है। तो सुभाष बाबू बड़ी जोर से ऊंचे आवाज़ में वो वंदे मातरम बोल रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। अगला प्रश्न है, सुभाष बाबू को पकड़कर पुलिस ने उन्हें कहाँ भेज दिया गया? तो सुभाष बाबू को जब अपने दल को लेकर के आगे बढ़ रहे थे तो लाल बाजार जो चौक है वहाँ पर उनको रोका गया और तुरंत उन्हें उठा करके लाल बाजार लॉकअप में वो ले गए थे। तो पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और तुरंत ही लाल बाजार के जो लॉकअप में उनको ले जाया गया। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा भयानक रूप से लाठीचार्ज करने पर कौन गंभीर रूप से घायल हुआ था? तो पुलिस जब अपनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जब पुलिस अपना रौद्र रूप दिखा रही थी तो उन्होंने लाठीचार्ज करना स्टार्ट किया और लाठीचार्ज करने से ही क्षितिज चटर्जी नाम का एक व्यक्ति थे, ऊर्जावान नवयुवक, उनके सिर पर इतनी गंभीर लाठी लगी कि उनके सर से लगातार खून बह रहा था, जिसको देख करके लोग जो थे वो डर रहे थे। अगला प्रश्न है, जुलूस कहाँ आकर टूट गया? तो जो सुभाष बाबू का जो जुलूस था, पुलिस, अब देखिए, जुलूस का टूटने का मुख्य कारण था कि सुभाष बाबू जिस जुलूस को लीड कर रहे थे, क्योंकि उनको सुभाष बाबू को पुलिस ने पकड़ करके डिटेन करके उन्हें लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया और जैसे ही ये खबर उसके जुलूस के अन्य लोगों को लगी, वहाँ पर भगद उनका जो जुलूस था वो टूट गया था, लोग इधर उधर जो है वो चले गए थे। तो धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर के वो जुलूस टूटा था। स्त्रियों के दल का नेतृत्व कौन कर रही थी? यानी जो महिलाएं वहाँ पर भाग लेने के लिए उस रैली में या आ रही थी, उनका नेतृत्व, उनको रिप्रेजेंट कौन कर रही थी? उनका नाम था विमल प्रतिभा। तो विमल प्रतिभा नाम की एक महिला थी जो कि महिलाओं के दल को लीड कर रही थी, क्योंकि पहली बार महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके ऐसे किसी आंदोलन में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 27 है, विमल प्रतिभा के साथ आए स्त्रियों के दल को कहाँ रोका गया? तो जो विमल प्रतिभा के साथ आया हुआ महिलाओं का जो दल था, पुलिस ने उन्हें बहु बाजार मोड़ पर रोका और उन्हें वहीं पर ही हिरासत में लिया गया। अगला प्रश्न है, बृजलाल गोयनका और लेखक किस जेल में एक साथ कैद रहे थे? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पिछले एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया था। तो बृजलाल जो गोयनका और जो लेखक थे वो दमदम जेल में इकट्ठे बंदी रहे थे। पुलिस ने या सरकार ने उन्हें दमदम जेल में ही एक साथ रखा था। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा कुल कितनी स्त्रियों को पकड़ा गया था? तो उस दिन यानी 26 जनवरी 1931 के दिन पुलिस द्वारा उभी
मेल पुलिस द्वारा 105 महिलाओं को पकड़ा गया। अगला प्रश्न है, लाल बाजार चौकी से महिलाओं को कब छोड़ा गया? तो लाल बाजार चौकी से महिलाओं को लगभग रात को 9 बजे तक से उनको छोड़ दिया था, क्योंकि हमारे संविधान में क्या, अंग्रेज़ों की भी जो लॉ था उसमें भी लिखा था कि यदि कोई महिला किसी थाने में बंद है तो उसको रात 9 बजे से पहले छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ पाते हैं तो उनको फिर किसी जज के सामने पेश करके उन्हें कारावास में भेजना पड़ेगा, यानी सेंट्रल जेल में भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी थाने में बंद है तो उसको 9 बजे से पहले छोड़ना पड़ेगा, ये लॉ में लिखा गया। अगला प्रश्न है, घायल लोगों की देखरेख व फोटो कौन उतरवा रहे थे? तो जितने भी घायल लोग थे जो पुलिस द्वारा सताए गए थे या लाठीचार्ज में घायल हुए थे, उनकी देखरेख और उनके फ़ोटो खींचने का जो काम था वो डॉक्टर दास गुप्ता कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ताकि उनका गुणगान अन्य लोगों के सामने किया जा सके। आगे है, अस्पतालों में लगभग कितने घायल लोग पहुँचे? तो वैसे तो अस्पतालों में लगभग 160 लोग पहुँचे थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो घायल होकर के अपने अपने घरों तक पहुँच गए थे। तो लेखक जो कहता है कि लगभग 200 के आसपास कर ऐसे व्यक्ति रहे होंगे जो चोट खाए होंगे, पुलिस द्वारा लाठी मार करके उनको घायल किया गया होगा। उनकी संख्या लगभग 200 रही होगी, जिसमें से 40 ऐसे लोग थे जो बिना किसी को बताए अपने घरों को लौट गए थे, लेकिन 140 लोग वो थे जिनको अस्पतालों में भर्ती किया गया, जिसकी देखरेख डॉक्टर दीप गुप्ता कर रहे थे या डॉक्टर दास गुप्ता कर रहे थे। अगला प्रश्न है, लाल बाजार लॉकअप में बंद स्त्रियों की संख्या कितनी थी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि लाल बाजार जो लॉकअप था यानी थाना जो था छोटी सी, उसमें 105 महिलाओं को, जो कि जिनकी लीड कर रही थी गोयनका, वो विमल प्रतिभा, उनको डिटेन किया गया था और लाल बाजार लॉकअप में बंद कर दिया गया था। उनकी संख्या थी 105। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो दिसंबर 1929 में कांग्रेस का जो अधिवेशन था वो लाहौर में हुआ था, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन 1929 के सभापति कौन थे? तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था आपका 1929 में, उसके सभापति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। तो पूर्ण स्वराज्य की मांग कब की गई? तो लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भी की थी और उनकी मांग भी की थी। अगला प्रश्न है, देशवासियों ने पूर्ण स्वतंत्रता के बलिदान की प्रतिज्ञा कब की थी? यानी पूरे देशवासियों ने 26 जनवरी 1930 को और मध्य रात्रि में के लगभग आसपास कर पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। उसकी डेट थी 26 जनवरी 1930 और रावी नदी के किनारे, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है। आज़ादी प्राप्त होने तक प्रतिवर्ष 26 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता रहा? तो आज़ादी प्राप्त होने से पहले प्रतिवर्ष आज 26 जनवरी को स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला है, खादी भंडार पहुंचने पर कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन कब आया? तो खादी भंडार जब लोग पहुंचे तो कांग्रेस दफ्तर से उनको लगभग 8 बजे फ़ोन आया था और उन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी लोग घायल होकर के आए हैं, जिनकी बहुत जल्दी उपचार की ज़रूरत है। अगर उपचार नहीं किया गया तो उनका काफ़ी सारा जो ब्लड है वो वेस्ट हो जाएगा, बह जाएगा। अगला प्रश्न है, लेखक किसके साथ घायलों को देखने के लिए खादी भंडार गए थे? तो लेखक जो थे, यानी इसमें लेखक जो हमारे के चैप्टर के जो लेखक हैं वो जानकी देवी के साथ, जो कि हमारे लेखक का नाम है सीताराम शेखसरिया जी, और जानकी देवी के साथ उन घायलों को देखने के लिए वहाँ पर खादी भंडार गए थे। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने से लगभग कितने लोग घायल हुए थे? तो मैंने अभी आपको पहले ही बताया था। वैसे
डॉक्टर दास गुप्ता के पास जो रजिस्टर्ड थे वो थे 160, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो घायल होकर के अपने घर चले गए थे, तो लगभग 200 लोग जो थे वो घायल हुए होंगे, ऐसा अनुमान लगाया गया था। अगला प्रश्न है, चौराहों पर सार्जेंट तैनात थे और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रबंध किया गया था? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है। वो कह रहे हैं चौराहे पर सार्जेंट तैयार थे लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उन्होंने घुड़सवारों का यानी घोड़े वाली जो पुलिस थी उसका भी प्रबंध किया था ताकि वो भीड़ को कंट्रोल कर सके। तो ये थे हमारे इस अध्याय के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उम्मीद करूँगा कि हमारा ये प्रयास आपको काफ़ी लाभान्वित करेगा और आपके अच्छे अंक लाने में आपकी सहायता भी करेगा, क्योंकि हमने बारीकी से पूरे अध्याय का मूल्यांकन किया है और जो प्रश्न पिछली बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हें भी लिया है और अन्य क्वेश्चन जो बनाए गए हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।